जय हिंद दोस्तों। आज की जो हमारी ये क्लास है ये हमारी आंसर राइटिंग की डे 4 क्लास है। ध्यान दीजिएगा। हालांकि इस पूरी जो हमारी सीरीज चल रही है, अगर हम सीरीज की बात करें तो यहाँ पर करीब करीब 50-55 क्लासेस आप लोगों की ऑलरेडी हो चुकी है, जिसके अंतर्गत हमने जीएस पेपर 5 और पेपर 6 दोनों ही यूपी स्पेशल पेपर्स के लिए बेहद अच्छे तरीके से, बेहद एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हमने आंसर राइटिंग को सीखने का काम किया है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं और फिर हम लोग आज की क्लास को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। देखिए भाई, क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है दोस्तों आप लोगों से। क्वेश्चन बेहद क्लियर है, बेहद सिंपल सा प्रश्न दिया गया है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो एफडीआई मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, और फॉर्च्यून 500 कंपनियों को आकर्षित करने के लिए, देखिए कोई भी राज्य, कोई भी देश क्या करता है, अपने यहाँ पर एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना चाहता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, एफडीआई को आकर्षित करने के लिए और जो फॉर्च्यून 500 कंपनियां होंगी उनको अपने यहाँ पर, अपने स्टेट में आकर्षित करने के लिए एक पॉलिसी बनाई। तो जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न क्या है कि इस पॉलिसी के प्रमुख प्रावधानों को, जो इसके की प्रोविजंस है, उसको उजागर करिए। उजागर करने का मतलब क्या है, देखो भाई सबसे पहले बात समझो। यहाँ पर जो टेलेंडर वर्ल्ड है, जो क्वेश्चन की डिमांड है, वो डिमांड क्या है कि आप की प्रोविजंस को हाईलाइट करिए। ठीक है, हाईलाइट करना मतलब केवल और केवल आप लोगों को प्रावधान बताने हैं। आपको न तो इस पॉलिसी को एनालिसिस करना है, न तो इस पॉलिसी पर डिस्कशन करना है। ये पॉलिसी किस प्रकार से यूपी के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट है, क्या चैलेंजेस है, ऐसा कुछ नहीं बताना है। बेहद सिंपल, बेहद सटीक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि इस पॉलिसी के प्रावधानों को उजागर करिए, हाईलाइट करिए। हम लोग वही काम यहाँ पर करेंगे भी। लेकिन भाई अब ये जरूरी तो है ना कि एग्जाम में भी आपसे यही प्रश्न बन करके आए, क्योंकि यहां पर हम जिस टॉपिक को देख ही रहे हैं तो हम इस टॉपिक के संदर्भ में कुछ कुछ अदर पॉइंट्स भी देखेंगे जो कि इस प्रश्न की डिमांड नहीं है। प्रश्न की डिमांड बेहद क्लियर है, समझिएगा। सबसे पहली प्रायोरिटी कि हम क्वेश्चन की डिमांड को समझे। क्वेश्चन की डिमांड यहाँ पर ये कह रही है कि ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, इस पॉलिसी के जो की प्रोविजन है आप उसको हाईलाइट कर दीजिए, मतलब उसको बता दीजिए। तो एक इंट्रोडक्शन होगा बेसिक सा। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग मेन बॉडी में की प्रोविजंस बताएंगे और फिर उसको हम लोग कंक्लूड कर देंगे सजेशन के माध्यम से, या फिर ये पॉलिसी किस प्रकार से यूपी के इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करेगी, ऐसा कुछ निष्कर्ष देते हुए हम अपने आंसर को कंक्लूड कर देंगे। तो क्वेश्चन की डिमांड तो बेहद क्लियर है, लेकिन आज की अपनी इस क्लास के अंतर्गत हम लोग देखिए क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले समझो, हम लोग एक तो इंट्रोडक्शन देखेंगे कि भाई अगर कभी भी एफडीआई पर, यूपी में एफडीआई पर या फिर इस पॉलिसी के संदर्भ में कोई प्रश्न बन करके आता है तो कितने प्रकार से इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है। जैसा कि मैं हर क्लास में आप लोगों से 4 से 5 टाइप्स के इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहा हूं। मेरा इंट्रोडक्शन के टाइप्स डिस्कस करने का केवल एक उद्देश्य है कि आप आंसर राइटिंग सीखो। अगर मुझे केवल आपको आंसर देना होता तो मैं जो यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, जो कंटेंट लिख रहा होता वो आपको दे देता सीधे कि भाई लो देख लो। क्लास का कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि भाई केवल लिखे हुए चीज को पढ़ना क्लास नहीं है। क्लास में हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, क्लास में हम कंटेंट को किस प्रकार से बनाया जाए, कैसे आंसर को सोचा जाए, ये बात यहां पर समझते हैं। ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन कैसे कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन का मैंने आप लोगों को एक बेसिक तरीका बताया है। जनरली इकोनॉमी पे प्रश्न अगर बन करके आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई देखिए यूपी का एक लक्ष्य है। यूपी की अगर हम आर्थिक लक्ष्य की बात करें, जो हमारी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की, हम उसको 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर करना चाहते हैं। जिस प्रकार से भारत का जो लक्ष्य है वो 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति में यूपी की जो भूमिका है बहुत ज्यादा रहे, इस बात को सुनिश्चित करते हुए यूपी की भी अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि लक्ष्य कई बार चेंज हुआ, ऊपर नीचे हुआ है, बट हमारा टारगेट ये यहाँ पर ये, मतलब टारगेट ये है कि हम 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी को बना पाए। तो आप कभी भी अगर यूपी में इकोनॉमी पे प्रश्न बन करके आए तो आप इस बात से उस चीज को लिंक कर सकते हो। कैसे लिंक करेंगे भाई, पहले तो एक बार सोचो दिमाग में। हम अगर सिंपल बात करें तो हम ऐसे लिंक कर सकते हैं, भाई उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यूपी में एफडीआई को आकर्षित करने के लिए और फॉर्च्यून 500 कंपनियों को आकर्षित करने के लिए एक विशेष प्रकार की पॉलिसी बनाई है, जो कि निम्न प्रकार से है। आपका इंट्रोडक्शन बेहद शानदार, बेहद सटीक हो गया, और आपने एक जो हम एक स्टैटिक पैटर्न को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमने पिछली 4 क्लासेस की है इस पॉलिसी के अंतर्गत, और हर क्लास में मैंने आपको इस टॉपिक से, मतलब इस प्रकार का जो इंट्रोडक्शन है वो लिखना बताया है। देखो ना, एक ही कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, लेकिन आप उस कॉन्सेप्ट को अपने अकॉर्डिंग तोड़ मरोड़ करके हर प्रश्न के इंट्रोडक्शन में यूज कर पा रहे हो। इसको कहते हैं रेडीमेड स्ट्रक्चर। हाँ, ये हम स्ट्रक्चर हर प्रश्न में भले ना अप्लाई नहीं कर पाए,
लेकिन आपके सामने अगर 3 घंटे में 20 प्रश्न लिखने का मौका मिल रहा है तो 4 से 5 प्रश्नों में आप अप्लाई कर पाओगे और यही आपको बूस्ट करेगा बाकी के ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का समय देने के लिए जो थोड़े से टफ है। ठीक है, तो पहली बात समझो कि भाई यूपी के $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का टारगेट को हम लोग यहाँ पर लिखते हुए इस प्रश्न का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। सेकेंड देखो भाई, सेकेंड में हम ये बताएंगे भाई कि देखिए एफडीआई के लाभ को, ठीक है, एफडीआई के लाभ बहुत सारे होते हैं। कहीं पर भी अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, देखिए सरकार के बहुत सारे दायित्व हैं, सरकार की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सरकार हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उसको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। पैसे कहाँ से लेकर के आएगी, तो वो बहुत तरीकों से हम लोगों से टैक्स के माध्यम से वसूलती है पैसे, लेकिन वो उस पैसे से भी बहुत सारे डेवलपमेंट नहीं हो पाते। तो हम क्या करते हैं, हम विदेशी कंपनियों को आकर्षित करते हैं, हम विदेशी राष्ट्रों को आकर्षित करते हैं कि भाई एक काम करो, तुम यहाँ पर आओ, तुम यहाँ पर अपनी कंपनी खोलो, तुम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो और उस इन्वेस्टमेंट से जो लाभ होगा वो तुमको भी होगा, हमको भी होगा। क्यों? क्योंकि एफडीआई जब उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आएगा तो यहाँ पर जॉब क्रिएशन होगी, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स होगा, यहाँ पर बहुत अदर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होते हैं। तो एफडीआई के लाभ को उत्तर प्रदेश में लागू करने के उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पॉलिसी का निर्माण किया है। आप चाहो तो इसको भी यहां पर मेंशन करते हुए इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। और क्या इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? सबसे बेसिक और सबसे सिंपल इंट्रोडक्शन कि भाई पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, जो भी ये नई पॉलिसी लेकर के आई जा रही है उस पॉलिसी का उद्देश्य क्या है। जैसे कि एफडीआई की इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या होगा, ठीक है, हमारा उद्देश्य बेहद सिंपल है। इस पॉलिसी के अंतर्गत उद्देश्य क्या है कि हम जितने भी फॉर्च्यून 500 कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, उन कंपनियों को अपने यहाँ पर आकर्षित कर पाए और उनको केवल ना आकर्षित करें बल्कि वो यहाँ पर आकर के जब निवेश करेंगे तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलेगा। एक सिंपल सा आप यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन दे सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 से 4 प्रकार के इंट्रोडक्शन हम लोग दे सकते हैं। पहला तो काम हम ये सीखेंगे, दूसरा काम हम क्या सीखेंगे, मैं अभी आपको हर इंट्रोडक्शन दिखाऊंगा लिख करके, परेशान मत हो और समझो। पहले इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे मेन बॉडी पर। ठीक है, मेन बॉडी में क्या लिखना है भाई, मेन बॉडी में हमको इस पॉलिसी के जो प्रमुख प्रोविजंस है, जो प्रमुख प्रावधान है, उसको मेंशन करना, उसको हाईलाइट करना है। तो प्रावधान में क्या क्या बताया जा सकता है? सबसे पहला काम आप ये बता सकते हो कि इस प्रावधान के अंतर्गत जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, भाई किन कंपनियों को हम लोग फॉर्च्यून 500 कंपनी मान रहे हैं, या तो आप ये बात बता दो, या फिर किन कंपनियों के निवेश को और कितने निवेश को हम यहाँ इस पॉलिसी के अंतर्गत कंसीडर करेंगे, ये आप बता सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो योग्यता क्या है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस पॉलिसी के अंतर्गत आने की, एक तो शर्त आप यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हो। दूसरा, इस पॉलिसी का जो टेन्योर होगा, जो अवधि होगी, वो उसके लागू होने से लेकर के कब तक रहेगी, आप ये बता सकते हो। इसके बाद देखो भाई, हर पॉलिसी में सरकार क्या करती है, कुछ ना कुछ छूट देती है, चाहे वो कर में छूट दे रही है, चाहे सब्सिडी बहुत अलग अलग प्रकार की प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, तो इस पॉलिसी के अंतर्गत कौन सी छूट दी जा रही है, कौन सी सब्सिडी दी जा रही है, आप ये बात यहाँ पर बताओगे। प्रश्न की डिमांड केवल यहीं तक है कि आप उसके की प्रोविजन को हाईलाइट कर दो, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर एक टॉपिक को भी पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर एक पॉइंट और देखेंगे कि इस पॉलिसी में, या फिर अगर मैं कहूँ तो यूपी में एफडीआई के आने में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, हम इस पॉइंट को भी एक बार देखने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा टच करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो समझने का प्रयास करेंगे। प्लस इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अंत में जब हम अपने आंसर को कंक्लूड करते हैं, निष्कर्ष देते हैं, तो किस प्रकार से अपने आंसर को बेहद इफेक्टिव बनाया जाए, कि कंक्लूजन पढ़ करके भी एग्जामिनर को लग जाए कि हाँ भाई इसने सब कुछ बहुत अच्छा बताया और अपने आंसर को बहुत अच्छे तरीके से कंक्लूड भी किया है, समझा भी दिया कि हाँ भाई ठीक है, ये चीज का इस प्रकार से निष्कर्ष है। तो कंक्लूजन कई प्रकार के हो सकते हैं। पॉलिसी आपने बता दी, पॉलिसी किस प्रकार से यूपी को बूस्ट करेगा आप या तो निष्कर्ष में ये बता दो, या फिर कुछ यहाँ पर सजेशन दे दो, सजेस्टिव अप्रोच बता दो कि भाई ठीक है ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन इस पॉलिसी को लागू करने के लिए हमको इन समस्याओं को दूर करते हुए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस बनाना पड़ेगा, हमको यहाँ पर एक वन स्टॉप सॉल्यूशन देना पड़ेगा, और इसके अलावा हमको जो हमारे प्रशासन में व्याप्त लाल फीताशाही है, या फिर कहूँ तो मैं जो करप्शन है, उस करप्शन को दूर करने की हमारे पास बहुत आवश्यकता है। आप यहाँ पर चाहो तो ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स के, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो संगठन है जो कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करती है, आप उसकी भी रैंकिंग बता सकते हो कि भाई भारत की रैंकिंग बेहद खराब है। तो ऐसे कुछ कुछ सजेशन देते हुए आप यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हो। तो ये हमारे आंसर का पूरा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब लाइन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं कि किस प्रकार से इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखा जा सकता है। ठीक है, कंटेंट बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप लोग एक बार पीडीएफ ओपन करके देख लेना, टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहला जो मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, मैं इंट्रोडक्शन क्या दूंगा, मैंने आपसे कहा भी, भाई उत्तर प्रदेश सरकार ने
सकल घरेलू उत्पाद को, जो उत्तर प्रदेश की जीडीपी है, उसको 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें यह आवश्यकता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो क्षेत्र है, जो विनिर्माण क्षेत्र है, उसके कंट्रीब्यूशन को जीडीपी में 25% से बढ़ाकर के 50% तक करें। और ये काम करने के लिए हमको प्रमुख विदेशी कंपनियों की आवश्यकता पड़ेगी, उनके इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक डेडिकेटेड एफडीआई पॉलिसी को यहां पर लेकर के आई। अब बात समझ रहे हो? मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई यूपी की जो ये टारगेट है ना 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का, ये टारगेट बेहद इंपॉर्टेंट है, सरकार का बेहद महत्वाकांक्षी टारगेट है। आप इस टारगेट को अपने इकोनॉमी के क्वेश्चन से लिंक करने का प्रयास करो। तो एक तो बहुत अच्छा तरीका यहाँ पर ये है लिखने का। अच्छा भाई, और देखो और किस प्रकार से यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया सकता है। मैंने आपसे क्या कहा तो आप ये बताओ ना कि एफडीआई जब किसी राज्य में, किसी स्टेट में आती है तो किस प्रकार से लाभ करती है, और उसी लाभ को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या किया है कि एक डेडिकेटेड पॉलिसी यहाँ पर लेकर के आई है। जैसे कि देखो क्या कह रहा है, एफडीआई जो विदेशी कंपनियों या विदेशी सरकारों को निवेश करने की अनुमति देता है, ठीक है, वो जनरली करता क्या है, तो वो विकासशील, डेवलपिंग और उभरते दोनों बाजारों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। एफडीआई न केवल राज्य में नई तकनीक, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी, जितनी भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है, ये क्या करता है, एफडीआई कहने से क्या होता है कि एक बेहद अच्छा वर्क कल्चर डेवलप होता है हमारे यहाँ पर, ठीक है, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, ये बेहद एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट पर काम करता है कि भाई ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ठीक हो गया, जितनी भी अन्य आपूर्ति श्रृंखलाएं हैं वो ठीक हो रही हैं, स्टोरेज बन रहे हैं, ठीक है। तो एफडीआई जब विदेशों से भारत में आता है ना, किसी भी राज्य में जा रहा है, किसी भी शहर में जा रहा है, तो वहां पर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं, वहां की सड़कें अच्छी, वहां पर कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही होती है, क्योंकि उन कंपनियों को सब चीजें चाहिए, बेसिक चीजें चाहिए। तो एफडीआई के आने से क्या होगा, तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट होगा, कटिंग एज टेक्नोलॉजी हमारे अंदर आएगी, राज्य का बहुआयामी विकास होगा। इसके अलावा रोजगार के नए अवसर क्रिएट होंगे, बेहतर वर्क कल्चर डेवलप होगा, एक्सपोर्ट को हम बढ़ावा दे पाएंगे उत्तर प्रदेश से, ठीक है, हम एक एक्सपोर्ट सेंट्रिक स्टेट के तौर पर उत्पन्न हो पाएंगे। इन सब लाभों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ पर एक नई डेडिकेटेड एफडीआई पॉलिसी और फॉर्च्यून 500 कंपनियों को आकर्षित करने के लिए नीति का निर्माण किया है, जिसके प्रावधान निम्न प्रकार से हैं। तो सेकेंड प्रकार के इंट्रोडक्शन में आप इस बात को मेंशन कर सकते हैं। बात समझ में आया? मैंने क्या किया, मैंने एफडीआई की पॉलिसी, एफडीआई के लाभ को बताया, उस लाभ को यूपी की डिमांड से जोड़ते हुए मैंने एक नई पॉलिसी का यहाँ पर बता दिया कि भाई सरकार ने नई पॉलिसी लेकर के आई है, जिसके प्रमुख प्रावधान ये हैं, और प्रमुख प्रावधान आपसे एग्जाम में पूछा गया है। दोनों इंट्रोडक्शन बेहद शानदार है, बेहद अच्छी इंट्रोडक्शन है, ठीक है। और कुछ इंट्रोडक्शन की एग्जाम्पल देखो आप लोग। ये वाला इंट्रोडक्शन तो सबसे अच्छा, सबसे सिंपल, सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन है। क्या, इन अ फर्स्ट एवर इनिशिएटिव ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, भारत में अपनी तरह का पहला प्रयास के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के प्रयास में राज्य में एफडीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक समर्पित नीति, एक डेडिकेटेड पॉलिसी का निर्माण किया है। सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन है भाई। ये भी क्या कह रहा है, ये भी उस पॉलिसी के उद्देश्य को बता रहा है। भाई मैं आपसे कहा ना, कोई भी पॉलिसी के उद्देश्य को आप चाहो तो इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हो। क्या, इन अ फर्स्ट एवर इनिशिएटिव ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, भारत में ऐसा पहला प्रयास किसी राज्य ने किया है कि अपने यहाँ पर विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उसने एक डेडिकेटेड पॉलिसी का निर्माण किया है। बस आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पर भी बेहद शानदार, बेहद क्लियर है। अच्छा, इसमें ये भी समझो भाई, आपको अभी तक जितना इंट्रोडक्शन मैंने आपसे डिस्कस किया, आपको अगर इस पॉलिसी के बारे में कुछ न भी पता हो, आपको जीरो इंफॉर्मेशन हो भाई कि इस पॉलिसी के प्रोविजन क्या है, मुझे नहीं पता, मेरे लिए बाउंसर क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ दिया गया और आपने कसम खाया कि यार मुझे अटेम्प्ट तो करना है, और देखो एग्जाम में 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो आप अगर ऐसे इंट्रोडक्शन से अपने आंसर की शुरुआत करते हो, इन सारे इंट्रोडक्शन को, जो भी हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, उन इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए आपको किसी स्पेसिफिक कंटेंट के, किसी स्पेसिफिक नॉलेज को की आवश्यकता नहीं है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में सबको पता है। बट ठीक है, पॉलिसी बनाई गई तो पॉलिसी का उद्देश्य जो होगा वो यही होगा
कि हम अपने यहाँ पर एफडीआई को आकर्षित कर पाए। हमने उसी बात को यहाँ पर लिखा है और इस पर अच्छे नंबर मिलते हैं। यहीं पर आधे नंबर, 1 नंबर जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है ना, वो आपके टोटल स्कोर में आपको आगे ले जाता है। ये बात ध्यान देना, आधे नंबर भी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और समझो भाई, तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पर हो गया। एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर और दे रहा भाई कि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी इज टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द उत्तर प्रदेश, सीकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द ग्लोबली रिनोन्ड कंपनीज। ठीक है, प्रतिष्ठित जो कंपनियां हैं विश्व स्तर की 500 जो ग्लोबल कंपनी है, फॉर्च्यून कंपनियां, उन कंपनियों से निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य सरकार ने इस पॉलिसी का यहाँ पर निर्माण किया। ठीक है, तो ये 4-5 प्रकार के इंट्रोडक्शन आप यहाँ पर देख रहे हो। आप ऐसे इंट्रोडक्शन अपने आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला पार्ट तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या, अब हम लोग मेन बॉडी पर आते हैं, हम इसके प्रोविजन देखते हैं। और प्रोविजन में भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर। ठीक है, क्या इसकी योग्यता की शर्तें, किन कंपनियों को हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। तो बेहद सिंपल तौर पर यहाँ पर क्या कह रहा है कि आवेदन की तिथि तक, जब कोई कंपनी इस पॉलिसी के अंतर्गत अपने आप को अप्लाई कर रही है, तो उस डेट तक जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 या फिर फॉर्च्यून इंडिया 500 की जो लिस्ट है, अगर उस लिस्ट में वो कंपनी शामिल है तो, और वो 100 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश करने वाले किसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसको इस पॉलिसी के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। यहां पर ये बात बताई जा रही है। लेकिन इसके अंतर्गत कुछ प्रोहिबिटेड लिस्ट भी है, कुछ नकारात्मक सूची भी है, जैसे कि भाई तंबाकू में इन्वेस्टमेंट को शामिल नहीं किया गया। अच्छी बात, सरकार ने कहा कि नहीं हम कुछ अच्छा काम करेंगे, हम तंबाकू के इन्वेस्टमेंट को शामिल नहीं करेंगे। सरकार ने कहा कि शराब तुम क्यों बनाओगे, शराब तो मैं ही अच्छा बना रहा हूँ। ठीक है, देसी शराब की दुकान चलती है। ठीक है, तो शराब, लोहा, ठीक है, सीमेंट, जो आपका ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, उनमें इन सब सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। ये बात भी यहाँ पर बताई गई। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेहद क्लियर है कि आवेदन की तिथि तक जो प्रकाशित जो एक जारी लिस्ट है फॉर्च्यून 500 की, अपडेटेड लिस्ट है, उस लिस्ट में अगर उस कंपनी का नाम शामिल है तो, और वो कंपनी 100 करोड़ से अधिक पूंजी का इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसको इस पॉलिसी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। पहली बात तो यहाँ पर ये ध्यान रखो। अब देखो भाई, कुछ यहाँ पर हम लोग प्रोविजंस को देखते हैं, कुछ इसके प्रावधान को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि इसके प्रावधान है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आप मेन बॉडी के अंतर्गत ये लिखोगे, और ऐसे ही हेडिंग डालकर लिखना, सब हेडिंग डालकर लिखना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर आप इस बात को मेंशन कर देना। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो किसी भी पॉलिसी के अंतर्गत जब किसी कंपनी को हम आकर्षित करते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो हम उसको कुछ ना कुछ छूट देंगे। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बिजली के बिल में, जो विद्युत बिल है, ठीक है, बिजली के बिल में हम 100% की छूट यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, 100% की छूट कब तक, तो 5 वर्षों तक, 5 वर्षों तक। आप इस पॉइंट को मेंशन करो। और क्या प्रोविजन है भाई, यहाँ पर जो स्टैंप ड्यूटी लगेगी, ठीक है, स्टैंप ड्यूटी लगेगी या फिर जो पंजीकरण शुल्क लगेगा, उसमें हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, स्टैंप ड्यूटी एंड भाई नोट करते चलना पैरेलली आप लोग, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। स्टैंप ड्यूटी एंड पंजीकरण में 50 से लेकर के 100% तक की छूट दी जा रही है। ठीक है, जैसा कि कुछ इलाके जैसे कि गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, इनमें 50% तक की छूट दी गई है। जो मध्यांचल और पश्चिमांचल का क्षेत्र है, पश्चिमांचल में ऑब्वियसली आपका ये गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, इन क्षेत्रों को छोड़ करके 75% की छूट दी जा रही है। और जो बुंदेलखंड और पूर्वांचल के क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने पर 100% की छूट है। मध्यांचल और पश्चिमांचल में इन्वेस्ट करने पर 75% की छूट है। और आपकी जो गौतम बुद्ध नगर या फिर गाजियाबाद में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 50% तक की छूट यहाँ पर शामिल की गई, किसके अंतर्गत, स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण में। ठीक है, ये एक काम है। अच्छा, अगर आप चाहो, अगर आप इंटरेस्टेड हो मैप बनाने में, ठीक है, तो यहीं पर साइड में एक यूपी का मैप बना करके और ये आप पॉइंट दिखा दो कि किस किस क्षेत्र में कितने कितने % की यहाँ पर छूट दी गई है। एक बेहद सिंपल तरीका मैप बना करके आपको यहाँ पर यूज करने का। ठीक है, तो ये मेरा सजेशन है। मुझे लगता है कि मैप किसी ने नहीं बनाया होगा, आप मैप बना करके इन तीनों लोकेशंस को ड्रॉ कर सकते हो। इस रीजन में 50% की छूट दी गई है, इसमें 75% छूट दी गई है, और इसमें 100% यहाँ पे छूट दी गई। ठीक है, और देखो प्रोविजन क्या है भाई, भाई कोई भी कंपनी आएगी तो उसको क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए उसको लैंड, भूमि। अगर भूमि नहीं मिलेगा तो कहां से काम करेगा, सबसे बड़ी समस्या है भूमि अधिग्रहण को। लैंड एक्विजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल। ठीक है, तो सरकार क्या कर रही है भाई, हम लैंड तो प्रोवाइड कराएंगे प्लस हम लैंड सब्सिडी भी देंगे आपको। ठीक है, और कितना, छोटा मोटा नहीं,
75 से 80% तक की लैंड सब्सिडी दी जाएगी और कुछ मामलों में ये 80% से भी ज्यादा हो सकता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है, ठीक है, इस पॉलिसी के अंतर्गत। और क्या कहा गया इस पॉलिसी के अंतर्गत कि अच्छा, यहाँ पर एक बात ऐसी है, सरकार केवल सब्सिडीज पर छूट नहीं दे रही है। ऐसा नहीं कि आप सब्सिडी ले लीजिए और उसके बाद आप कुछ काम ही ना करिए, नहीं। सरकार कह रही है कि यदि टारगेटेड समय के अंतर्गत कंपनी ने जमीन मिलने पर उत्पादन को, प्रोडक्शन को स्टार्ट नहीं किया, तो उसे जो उसे प्रदत्त लैंड, जो उसे लैंड मिला है, उस लैंड सब्सिडी की रकम का प्रति ईयर 12% के इंटरेस्ट के साथ उसको वापस भी करना पड़ेगा। ये बात भी यहां पर कही जा रही है कि भाई देखो, अगर किसी कंपनी ने लैंड सब्सिडी लिया कितना तक, 75 से 80% तक, और कुछ केस में 80 से भी ज्यादा, लेकिन अगर लैंड सब्सिडी लेने के बाद भी उस कंपनी ने टारगेटेड समय के अंतर्गत प्रोडक्शन को स्टार्ट नहीं किया, तो उसको 12% ब्याज के अंतर्गत उसको पूरी रकम यहाँ पर वापस करनी पड़ेगी। ये बात भी यहाँ पर मेंशन की जा रही है। भाई योगी जी का राज है, ऐसा छोटा मोटा राज नहीं है, ठीक है। सब कुछ बातें यहाँ पर बेहद स्ट्रिक्ट के साथ हो रही है। अब देखो यहाँ पर इन्वेस्ट यूपी जो पोर्टल है, जो संगठन है, जो संस्थान है, इसको एक नोडल एजेंसी के तौर पर स्थापित किया है कि जो भी आवेदन यहाँ पर आएंगे उन आवेदन का मूल्यांकन यही संस्थान करेगा, ठीक है, इन्वेस्ट यूपी। तो ये भी बात आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है, अगला पॉइंट यहाँ पर यह कि जो प्राइवेट कंपनी यहाँ पर आएंगी, ठीक है, उन प्राइवेट कंपनियों को हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी उसके लिए हम फाइनेंशियल ग्रांट भी देंगे, हम वित्तीय सहायता भी प्रदान करेंगे। कितना तक का, 50% तक का। जितना प्रोजेक्ट का पूरा कॉस्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना में, उसके 50% तक की यहाँ पर राशि सब्सिडी के तौर पर सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। और ये मैक्सिमम 10 करोड़ तक हो सकती है, ठीक है, मैक्सिमम 10 करोड़ तक पर प्रोजेक्ट यहाँ पर हो सकती है। बात क्लियर है कि हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले हैं, जिसमें से 50% तक की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी और वो मैक्सिमम 10 करोड़ पर प्रोजेक्ट के अराउंड यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। अच्छा, और देखो भाई, यही नहीं, सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी प्रमोट करेगी यहाँ पर, ठीक है। तो सरकार कह रही है कि भाई R&D, अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक सेंटर की स्थापना करते हो तो उसमें हम 25% तक का आपको सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगे, जो कि मैक्सिमम 10 करोड़ पर प्रोजेक्ट यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 10 करोड़ पर प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इतने सारे प्रोविजंस यहाँ पर किए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं। हम सारे प्रोविजंस क्यों याद करेंगे, हमको 5-6 प्रोविजन बताने हैं। मैंने आपको 7 प्रोविजन यहाँ पर बता दिया, आप इसमें से छाट करके अपने अराउंड 5-6 प्रोविजन नोट कर लेना और उसको आंसर में लिख करके आ जाना, ठीक है। बातें क्लियर है मेरे भाई? तो इस प्रकार से आपको अपना आंसर लिखना है। अच्छा, अब आपने मेन बॉडी बता दिया। तब मैंने आपसे कहा था कि भाई देखो, इस प्रश्न की डिमांड में चैलेंजेस नहीं है, बट हम उन चैलेंजेस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्या चुनौतियां यहाँ पर है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। तो आप ये बता सकते हो कि इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट उत्तर प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत आगे बढ़ रहा है, बट फिर भी जो हमारी FDI को आकर्षित करने में पूरे भारत में रैंकिंग है, वो रैंकिंग बेहद खराब है, ठीक है, बेहद खराब रैंकिंग। आपको पता है कि महाराष्ट्र इस समय शायद नंबर 1 पर चल रहा है FDI को आकर्षित करने में पूरे भारत में। इसके अलावा अगर हम देखें तो अभी पूरे यूपी में लगभग केवल 14 फॉर्च्यून कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, जो 14 फॉर्च्यून 500 कंपनियां उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि तमिलनाडु में इसकी संख्या 75 है, 75 प्लस है, ठीक है। तो हमारे पास एक डाटा भी है, आप इस डाटा को भी मेंशन कर सकते हो कि इस पॉलिसी की आवश्यकता क्यों है, इस पॉलिसी का क्लियर इंप्लीमेंटेशन क्यों जरूरी है, ये बात हम समझेंगे, ठीक है। जरूरी इसलिए है इंप्लीमेंटेशन क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी केवल 14 फॉर्च्यून 500 कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि तमिलनाडु में 75 प्लस कंपनियों ने किया है। अगर हम पूरे भारत में FDI के आकर्षित करने के रेशियो को देखें तो यूपी की रैंकिंग बेहद बाद में है, बेहद लास्ट में, ठीक है। तो ये समस्याएं भी हमारे साथ चल रही हैं, इसीलिए ये जरूरी है कि हम ऐसी पॉलिसी को और भी बहुत अच्छे प्रकार से इंप्लीमेंट कर पाए, ठीक है। तो एक तो पॉइंट यहां पर आप ये देख लेना। अच्छा, और देखो भाई, अब निष्कर्ष की बात भी कुछ कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या कंक्लूजन दिया जा सकता है इस पूरे प्रश्न के आंसर में, ठीक है। तो कंक्लूजन हम लोग बेहद पॉजिटिव देंगे, बेहद अच्छा कंक्लूजन देंगे। एक बार देखते हैं कंक्लूजन में यहाँ पर क्या क्या पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या दे रहा है, कह रहा है कि the investment environment in the progressively improving and there has been an exponential growth in investment intent in the state। मतलब क्या
कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो निवेश वातावरण है, निवेश इकोसिस्टम है, वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है और हमारे यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट इंटेंट, मतलब विदेशी कंपनियों के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की जो प्रवृत्ति है उसमें बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम द आरबीआई के एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश ने क्या किया कि उत्तर प्रदेश हैव अचीव्ड अ रिमार्केबल फीट बाय सिक्योरिंग द टॉप पोजीशन इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ ऑब्टेनिंग बैंक फंड फॉर देयर प्रोजेक्ट इन द फिजिकल ईयर 2022-23। मतलब कि फिजिकल ईयर 2022-23 का ये डाटा है और कह रहा है कि आरबीआई के अकॉर्डिंग पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में कुछ जो कंपनियां हैं उन कंपनियों ने सबसे अधिक बैंक फंड को यहाँ पर प्राप्त किया है। ये एक अच्छी बात यहाँ पर बताई जा रही है कि ठीक है भाई, हमारे यहाँ पर इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। और क्या आप चाहो तो यहाँ पर एक कंक्लूजन दे सकते हो। आप सबने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का नाम सुना होगा, 2023 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हुआ था और बेहद शानदार रहा था। ठीक है, आप उसके आंकड़े को मेंशन कर सकते हो। बताओ ना भाई कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 जब ऑर्गेनाइज किया गया उत्तर प्रदेश के अंतर्गत तो उसने पूरे उत्तर प्रदेश में 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आकर्षित किया है। ये अपने में एक बहुत बड़ी राशि है कि हमने 33.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आकर्षित किया। ठीक है, विच अंडर स्कोर द फैक्ट दैट द उत्तर प्रदेश इज नाउ परसीव्ड एज द बेस्ट स्टेट बाय इन्वेस्टर्स। ये बात इस बात को साबित करता है कि पूरे उत्तर प्रदेश की जो अवस्थिति है इन्वेस्टर्स के नजर में वो एक बेहद अच्छे राज्य के तौर पर उभरी है। ठीक है, तो आप ये डाटा भी मेंशन कर सकते हो कंक्लूजन के अंतर्गत। ठीक है कि भाई ये बात साबित करता है हमको अब आवश्यकता यहाँ पर ये कि जब हम पॉलिसी लेकर के आए उस पॉलिसी को बहुत ही डेडिकेटली और बहुत ही अच्छे प्रकार से उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए हम यहाँ पर एक और अच्छे इकोसिस्टम को डेवलप करें। आप कुछ पॉइंट यहाँ पर और मेंशन कर सकते हो। ठीक है, निष्कर्ष के अंतर्गत चाहो तो अगर हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने क्या किया है कि अपने यहाँ पर डेवलपमेंट में बहुत तरक्की की। जैसे कि 2017 में जहाँ पर यूपी की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 12वीं रैंकिंग थी, अब वो बढ़ करके सेकंड पोजीशन पर आ चुका है। अब वो बढ़ करके सेकंड पोजीशन पर आ चुका है, जो कि अब अचीवर स्टेट के अंतर्गत शामिल है। तो आप इस पॉइंट को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग लगातार बढ़ रही है और ये इस बात को साबित करता है कि इसके कारण से क्या होगा कि इन्वेस्टर्स यूपी के अंतर्गत आकर्षित होंगे। आप इस पॉइंट को मेंशन करो आराम से। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स को मेंशन करते हुए आप अपने यहाँ पर क्या कर सकते हो कि कंक्लूजन दे सकते हो। कंक्लूजन के लिए एक पॉइंट यहाँ पर आप चाहो तो और देखो क्या कह रहा है कि राज्य के भीतर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टरों में फॉर्च्यून ग्लोबल और फॉर्च्यून 500 कंपनियों से एफडीआई और निवेश आकर्षित करने के लिए ये आवश्यकता है कि हम जो हमारे यहाँ पर लैंड रेट है वो वर्तमान में जो लैंड रेट चल रहा है बहुत महंगा है, उस लैंड रेट को हम सब्सिडाइज करें, जो कि इस पॉलिसी के अंतर्गत किया जा रहा है। और इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर निवेश आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, पहली आवश्यकता है कि रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराया जाए। केवल इस दृष्टिकोण के माध्यम से हम एफडीआई की सुविधा प्रदान कर सकते हैं और विनिर्माण सुविधाओं और सेवा संस्थानों में निवेश को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये कंक्लूजन यहाँ पर आप लोग दे सकते हो। ठीक है, तो देखो हमने अभी क्या समझा, मैंने आपको बहुत सारे डाटा, बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए। ध्यान दीजिएगा, आपको सारे पॉइंट्स नहीं लिखने, लेकिन आप अगर यहाँ पर 4 प्रकार के इंट्रोडक्शन देख रहे हो तो आप केवल इंट्रोडक्शन नहीं देख रहे हो, आप इंट्रोडक्शन लिखने के तरीके को समझ रहे हो। आप प्रोविजंस देख रहे हो तो प्रोविजंस आप समझ रहे हो, ठीक है भाई सर ने 8-9 प्रोविजन बता दिया, हम उसमें से 5-6 प्रोविजन याद कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, या फिर याद करेंगे 8 एग्जाम में याद आएगा 5, ऐसा भी तो होता है, सब याद थोड़ी आता है एग्जाम के टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ों को आप लोग पढ़िए, समझिए, इसके नोट्स बनाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से, ये जो क्लास चल रही है, जो पूरी सीरीज चल रही है, इस पूरी सीरीज के आपके नोट्स तैयार होने चाहिए जीएस 5 और जीएस 6 के लिए। इसके बाहर से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये बात की वारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, इसको बेहद अच्छे प्रकार से करिए, एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। क्लास का फीडबैक शेयर करो भाई, बताओ आप लोग क्लास कैसी लग रही है, इस पूरे सीरीज में आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो। ये एक मैं आप लोगों से सजेशन चाहता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ इस पूरी सीरीज में आप किस प्रकार के और इम्प्रूवमेंट चाहते हो, आप क्या एड ऑन कराना चाहते हो, आपका फीडबैक क्या है। ठीक है, अगर वो मेरे पास पहुंचेगा तभी मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर पाऊंगा। मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मेरी आज की क्लास थी, मिलते हैं आप लोग अगली क्लास में। आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस जो नेक्स्ट डे का क्वेश्चन है वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। आप लोगों को चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन को लिखो, आंसर सबमिट करो, और कल की क्लास में फिर से हम लोग अगले टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।